एक माँ के लिए उसके बच्चे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होते हैं। लेकिन क्या होगा जब वही बच्चे उसे एक पुराना फर्नीचर समझकर घर से बाहर फेंकने की साजिश रचे। आज की कहानी में एक ऐसी माँ का सच सामने आएगा जिसने जमीन के लालची बेटे को वह आधी रोटी खिलाई जिसे खाते ही उनके खानदान की 3 पीढ़ियों का काला सच बाहर आ गया। वीडियो के अंत तक रुकिएगा क्योंकि जो राज उस जमीन के नीचे दफन है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक गांव था, वहां के आखिरी छोर पर एक खपरैल का घर था। उस घर में दुलारी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका पति बरसों पहले गुजर चुका था। दुलारी की पूरी दुनिया उसके 2 बेटे थे, रमेश और सुरेश। दोनों बेटे बड़े होकर शहर चले गए थे। वही अपनी नौकरी और अपनी छोटी सी दुनिया में रम गए थे। गांव के उस पुराने घर में दुलारी अकेली रह गई थी, जो अब बस अपने पति की यादों के सहारे अपनी बची हुई जिंदगी काट रही थी। एक दिन अचानक रमेश और सुरेश गांव पहुंचे। माँ को लगा कि उसके बच्चों को उसकी याद आ गई है। उसने बड़ी खुशी से उनके लिए खाना बनाया, लेकिन जब उसने देखा कि दोनों भाई घर के अंदर कदम रखते ही सीधे घर के पिछले हिस्से में बनी जमीन को नापने लगे तो उसका दिल कांप गया। उन्हें अपनी माँ के हालचाल से ज्यादा उस जमीन की चिंता थी जो बरसों से खाली पड़ी थी। शाम का समय था, दुलारी रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने बाहर से आवाजें सुनी। दोनों भाई आंगन में बैठे थे और उनके बीच झगड़ा चल रहा था। रमेश बोला, सुरेश, अब माँ अकेली है, ये घर भी जर्जर हो गया है। मैं तो इन्हें अपने साथ शहर नहीं ले जा सकता। मेरी पत्नी का साफ कहना है कि अगर माँ आई तो घर में जगह की कमी हो जाएगी और शांति खत्म हो जाएगी। सुरेश ने चिढ़कर जवाब दिया, भाई तुम तो खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हो। मेरे यहाँ क्या बहुत जगह है? मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च अलग है। माँ बूढ़ी हो गई है, दिन भर खांसती रहती है, बिस्तर पर पड़ी रहती है। इन्हें कौन संभालेगा? इससे अच्छा तो यही है कि हम इन्हें गांव के ही किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आए। कम से कम हम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी। माँ दुलारी, जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी, उसके कानों में ये सब किसी तलवार की तरह चुभ रहे थे। उसने सोचा था कि बुढ़ापे में उसके बेटे उसके हाथ का सहारा बनेंगे, लेकिन आज वही बेटे उसे एक बोझ और बीमारी बताकर घर से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे क्योंकि दर्द की हद पार हो चुकी थी। वो धीरे से कमरे में बाहर आई। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें बस आधी सूखी रोटी रखी थी। उसने वो थाली उन दोनों के सामने मेज पर पटक दी। ठक की आवाज से दोनों भाई चौंक गए। माँ की आंखें लाल थी लेकिन आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी। उसने कहा, तुम दोनों को क्या लगता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? तुम्हारी माँ घर की बस एक चीज है जिसे जब चाहे इस्तेमाल करो और जब चाहे बेकार हो जाए तो उसे कूड़े में फेंक दो। रमेश ने हड़बड़ाते हुए कहा, माँ आप गलत समझ रही हैं, हम तो बस आपकी भलाई सोच रहे हैं। माँ ने उसे बीच में ही काट दिया। भलाई? भलाई मेरे लिए सोच रहे हो या अपने लिए? तुम दोनों को इस माँ की चिंता नहीं, तुम्हें बस उस जमीन की भूख है जिसे बेचने के लिए तुम सालों से इंतजार कर रहे हो। ठीक है, आज फैसला हो ही जाए। माँ ने एक लंबी सांस ली और दोनों के चेहरे की ओर देखा। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं इस जमीन का ऐसा फैसला करूंगी जैसा तुम सोच भी नहीं सकते। जो मुझे अपने साथ रखने का वचन देगा यह जमीन उसी की होगी। लेकिन मेरी सेवा करने का मतलब सिर्फ रोटी नहीं देना होगा। मुझे घर में रखना होगा जहाँ मेरा हर दिन हर पल एक परीक्षा होगी। और यकीन मानो, मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए वरदान नहीं बल्कि एक ऐसी सजा होगी जिसे तुम ताउम्र नहीं भूलोगे। दोनों भाई लालच में अंधे हो गए थे। उन्हें लगा कि माँ के पास कोई छुपा हुआ पैसा या गहना होंगे, इसलिए उन्हें बिना एक पल सोचे ही हाँ कह दी। माँ अंदर अपने कमरे में चली गई। पीछे रह गई वो खामोशी जो उस घर की दीवारों में बस गई थी। माँ ने अपनी अलमारी खोली और एक बहुत पुरानी धूल से सनी हुई एक डायरी निकाली। उसे खोलते ही उसकी आंखें भर आई। उसे पता था कि कल सुबह जो होने वाला है वो इन दोनों भाइयों के घमंड को पूरी तरह चकनाचूर कर देगा। उस रात घर के आंगन में 3 लोग थे, लेकिन तीनों एक दूसरे से कोसों दूर थे। लालच और नफरत के गहरे अंधेरे में रात भर उस पुराने घर में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन वो सन्नाटा गहरा और घुटन भरा था। न रमेश सो पाया न सुरेश। दोनों के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, माँ की जमीन और वो अलमारी जिसमें माँ का कोई बड़ा राज छुपा था।
उन्हें लग रहा था कि शायद माँ के पास कोई पुरानी वसीयत या फिर गहनों का कोई ऐसा पिटारा जो वर्षों से किसी ने नहीं देखा। लालच ने उनके मन में बेचैनी भर दी थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण अभी खिड़की के अंदर आई ही थी कि दुलारी माँ कमरे में से बाहर निकल आई। उनके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उन्होंने आंगन में पुरानी लकड़ी की कुर्सी बिछाई और उस पर बैठ गई। रमेश और सुरेश पहले से ही वहां मौजूद थे, जैसे किसी बड़ी नीलामी का इंतजार कर रहे हो। दुलारी ने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम दोनों में से जो भी मेरे साथ रहने की जिम्मेदारी लेगा, ये जमीन उसी के नाम होगी, लेकिन मेरा फैसला जमीन पर नहीं बल्कि उस इंसान पर निर्भर करेगा जो मेरी परीक्षा पास करेगा। सुरेश ने फुर्ती दिखाई। माँ, मैं तैयार हूँ, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। रमेश ने उसे टोकते हुए कहा। नहीं माँ, सुरेश तो झूठ बोल रहा है, इसकी पत्नी का स्वभाव तो आपको पता ही है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए अलग कमरा बनवा दूंगा। दुलारी ने एक फीकी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। सेवा का ढोंग मत करो, सेवा का मतलब सिर्फ खाना खिलाना नहीं होता। मैंने कहा था कि मेरे साथ रहने की एक कीमत है और वो कीमत है मेरे अतीत का सच। माँ ने अपने हाथों कांपते हुए वो छोटा बक्सा खोला। अंदर से एक पुरानी पन्नों की फटी हुई डायरी निकली। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारे पिता ने मरने से एक दिन पहले मुझे ये डायरी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी मेरे बेटे अपनों से ज्यादा दौलत को प्यार करने लगे तो उन्हें ये डायरी दिखा देना। इसमें वो सब कुछ दर्ज है जिसे छुपाने के लिए तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी नरक में बिता दी। ये डायरी तुम्हें सिर्फ जमीन की मालकिन नहीं बनाएगी, बल्कि इस खानदान की ऐसी सच्चाई दिखाएगी जिसे जानकर तुम शायद खुद को आईने में देखने लायक ना छोड़ोगे। दोनों भाई शून्य रह गए। उन्हें जमीन की फिक्र थी, लेकिन माँ की बातों ने उनके मन में एक डर पैदा कर दिया था। दुलारी ने डायरी मेज पर रख दी और बोली, बंटवारा तो होगा, लेकिन इस डायरी के पन्नों के साथ जो सबसे पहले इस डायरी का पन्ना पढ़ेगा वही तय करेगा कि आगे की कहानी क्या होगी। लेकिन याद रखना, एक बार पन्ना पलट गया तो पीछे मुड़ने का रास्ता बंद हो जाएगा। क्या तुम दोनों तैयार हो? रमेश और सुरेश की नजर उस डायरी पर टिक गई। लालच अब डर में बदल चुका था। हवा थम सी गई थी। सुरेश ने कांपते हाथों से डायरी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन रमेश ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच एक अनकही जंग शुरू हो गई। माँ बस चुपचाप बैठी देख रही थी, जैसे वो जानती थी कि ये दोनों आज भी वही नादान बच्चे हैं। बस अब उनके मासूम चेहरे के पीछे का भेड़िया बाहर निकल आया। दुलारी ने फिर धीमी आवाज में कहा, तो कौन खोलेगा ये सच का पिटारा? उस खामोशी में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रमेश ने गहरी सांस ली और डायरी की न ओर अपना हाथ बढ़ाया। रमेश का हाथ कांप रहा था। उसने सुरेश को धक्का दिया और डायरी की ओर लपका। जैसे ही उसने डायरी का पहला पन्ना पलटा, घर के आंगन में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। दुलारी माँ एक कोने में पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो जीत की नहीं बल्कि बदला लेने वाली ठंडी आग थी। रमेश ने पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे गला बैठने लगा। मेरे बेटे रमेश और सुरेश, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अपनी माँ को बोझ समझकर मेरे घर में फिर से नफरत का बीज बोने आए हो। जिस जमीन के लिए तुम लड़ रहे हो वो तुम्हारे पिता की मेहनत की कमाई नहीं है। ये जमीन उस कत्ल का सबूत है जिसे तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी जवानी छुपाया था। रमेश के हाथ से डायरी छूटते छूटते बची। सुरेश ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में हैरत और डर का मिला जुला भाव था। डायरी में लिखा था कि उनके पिता ने बरसों पहले इसी जमीन के लिए अपने ही बड़े भाई का कत्ल किया था और उसे इसी आंगन के कोने में, जहां आज ये दोनों भाई खड़े हैं, दफन कर दिया था। सुरेश चिल्लाया, ये झूठ है माँ, आप हमें फंसा रही हो। ये डायरी नकली है। दुलारी माँ ने धीरे से अपना सिर उठाया। असली या नकली फैसला तुम खुद कर लो सुरेश। उसी कोने में जाकर जमीन खोद कर देखो जहाँ तुम्हारे पिता ने कभी अपना बगीचा बनाने के लिए नींव खोदी थी। आज भी वहाँ जो हड्डिया का ढांचा निकलेगा वो तुम्हारे पिता का नहीं, तुम्हारे ताऊ का है। दोनों भाई शून्य रह गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्हें जमीन की लालच थी, पर उस जमीन के नीचे दबी हुई लाश ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। जो जमीन उन्हें विरासत में मिल रही थी वो किसी का कत्लगाह था। दुलारी ने आगे कहा, अब बताओ कौन सा बेटा इस जमीन को अपने नाम करना चाहता है? कौन चाहता है कि इस जमीन का मालिक बनकर वो पुलिस के सामने उस कत्ल का गवाह बने? तुम दोनों को ये जमीन चाहिए थी ना? लो, आज ये पूरी जमीन तुम्हारी है, लेकिन अब इसका बोझ भी
तुम्हारा है और उस लाश का पाप भी तुम्हारा ही होगा। रमेश और सुरेश एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अब नफरत से नहीं बल्कि डर से। अब उन्हें समझ आया कि माँ ने क्यों कहा था कि मेरी सेवा का मतलब सिर्फ खाना देना नहीं। माँ ने उन्हें जमीन का लालच देकर उसे गहरे दलदल में फंसा दिया था, जिससे निकलना नामुमकिन था। दुलारी माँ उठी और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चलने लगी। पीछे छोड़ गई वो डायरी और वो 2 बेटे, जो अब जमीन के मालिक नहीं बल्कि एक पुराने गुनाह के कैदी बन चुके थे। आंगन में सन्नाटा पसरा था। रमेश और सुरेश उस डायरी को हाथ में लिए जैसे पत्थर के बन गए थे। जमीन का लालच अब किसी डरावने सपने में बदल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि माँ ने उन्हें जमीन का नहीं बल्कि एक ऐसे पाप का बंटवारा दिया है जिससे भाग पाना अब नामुमकिन था। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, सुरेश, अगर यह सच है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर खुदाई हुई और कंकाल निकला तो पुलिस हमें भी नहीं छोड़ेगी। हमें यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। तभी दुलारी माँ कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में एक फावड़ा था। उसने उस आंगन के उसी कोने में पटक दिया जहाँ उनके पिता ने कभी बगीचा बनवाया था। जाओ, खोद डालो, लो अपनी विरासत। माँ की आवाज में एक अजीब सी शोर था। तुम दोनों को जमीन का लालच था ना, ये रही जमीन। इसे खोदने में जो भी निकले उसका हिस्सा भी तुम दोनों का ही होगा। दोनों भाई एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। उनके हाथ में अब दौलत की चाबी नहीं बल्कि उनके पिता की गुनाहों की कालिक थी। सुरेश ने हार मानते हुए कहा, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? हम आपके बेटे हैं, क्या आप हमें सजा दे रही हैं? माँ की आंखों से पहली बार आंसू निकले। उसने फावड़ा उठाकर जमीन पर जोर से मारा और बोली, बेटा, आज बेटे याद आ रहे हैं? जब तुम मुझे घर से निकालने और आश्रम भेजने की बात कर रहे थे तब मैं तुम्हारी माँ थी। अब तब तुम मुझे एक बोझ समझकर जमीन का सौदा कर रहे थे। आज वही जमीन तुम्हारा बोझ बन गई है तो तुम दोनों ने मुझे बांटने की कोशिश की। मैंने तुम्हारे जमीन हकीकत बांट दी। माँ ने आगे कहा, अब न ये जमीन तुम्हारी है न ये घर। मैंने कल रात ही सरपंच के पास जाकर पूरी जमीन गांव के नाम कर दी है। यहाँ अब एक अनाथालय बनेगा। तुम दोनों अब मेरे पास रहने के लिए नहीं बल्कि अपनी औकात देखने आए थे और वो तुम देख चुके हो। रमेश और सुरेश की दुनिया उजड़ चुकी थी। उनके पास न घर रहा, न जमीन और न ही माँ का प्यार। उन्होंने जिसे बोझ समझा था उसने ही उनके लालच की नींव खोदकर उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। दुलारी माँ ने अपनी पोटली उठाई। उसमें वही आधी रोटी बची हुई थी। उसने एक टुकड़ा खाया और दूसरे टुकड़े को आंगन में फेंक दिया जहाँ चिड़िया उसे चुगने लगी। उसने बिना पीछे मुड़े देखे उस घर का छोड़ दिया जिसे उसने अपनी पूरी जवानी देकर संवारा था। दोनों भाई वही खड़े रह गए, खाली हाथ खाली दिल। उन्हें अब समझ आया था कि असली बंटवारा माँ का नहीं हुआ था बल्कि उनके लालच ने उनकी इंसानियत का बंटवारा कर दिया था। उस दिन के बाद से उन दोनों भाइयों का नाम तक कोई नहीं जानता था, लेकिन गांव के उस नए अनाथालय में आज भी दुलारी माँ की ममता की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।